Welcome to Panesia Tutor. Today we are here to discuss another current event that covers your power crisis in India. आज पूरा हिंदुस्तान बिजली के संकट से जूझ रहा है। आखिर क्या रीजन है जो हमारे देश में इतनी ज्यादा शॉर्टेज जो है बिजली सेक्टर में देखने को मिल रही है? बिजली की कमी से पूरा हिंदुस्तान जो है तिलमिला उठा है। Power crisis has literally hit very hard. This has led to a very bizarre situation in India, जो कि एक unprecedented level पर हर एक इंडिविजुअल को जो है बुरी तरह से अफेक्ट करने जा रही है। Power emergency, power blackouts, long span of power cuts has been witnessed in various states of India. आखिर क्या रीजन है जो हमारे देश में इतनी ज्यादा पावर क्राइसिस हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी रीजन को जो है वो डिस्कवर करने जा रहे हैं। So my today's video's agenda will be covering your power sector in India कि हमारी बिजली जो है वो आखिर जनरेट कहाँ से होती है, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं और कोल कनेक्शन क्या है। आखिर कोल शॉर्टेजेस की वजह से हमारे पावर सेक्टर को इतना ज्यादा प्रभावित क्यों होना पड़ रहा है? कोल क्यों ज्यादा डीपली कनेक्टेड है हमारे पावर सेक्टर से? रीजंस क्या क्या हैं कोल शॉर्टेज के? इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो हमारा स्टेटस है इंडिया का वो क्या होना चाहिए और कैसा एक्चुअली में है, plus the strategies which we can adopt to overcome these shortcomings ताकि हमारे जो individuals हैं, हमारी जो 138 करोड़ की population है at present, उसको जो power crisis है उससे डील ना करना पड़े। So this is second such crisis we are facing in India since October 2021. Power sector in India as on 16th April 2022 का ये मानना है कि 49% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना आपकी वो प्राइवेट सेक्टर से आती है, प्लस 25% एवरेज के अराउंड सेंट्रल और स्टेट सेक्टर से आती है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, सेंटर से 24% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और 26% जो है वो स्टेट सेक्टर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पूरे विश्व में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर द कंज्यूमर्स एज इन सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड। हमारा जनवरी 2022 के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स कहता है वो 395 गीगावाट के अराउंड जो है हमारी पावर कैपेसिटीज जो है वो लाई करती हैं। तो इतने सारे पैरामीटर्स होने के बावजूद भी हमारी कंट्री इज फेसिंग पावर ब्लैकआउट्स। व्हाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज डिफरेंट इंडिसेस, डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास अलग अलग पावर को जनरेट करने के लिए। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 70% का ब्रैकेट जो है 70% इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। यही डीप कनेक्शन है आपके पावर का कोल के साथ। पावर इज डीपली कनेक्टेड विद कोल क्योंकि 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसमें से 70% जो है वो कोल बेस्ड प्लांट से आती है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इफ यू सी द नंबर्स, 68% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, यानी कि अराउंड 70%। दिस 70% में से 58% जो है वो कोल गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि रॉ मटेरियल उसका कोल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर अब कोल में संकट आएगा तो डेफिनेटली जो आपकी थर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं उसमें भी संकट आएगा। अब रीजन ये उठता है कि कोल की शॉर्टेजेस आखिर क्यों हो रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थी? क्या कोल इंडिया लिमिटेड के पास इतनी कोल बची नहीं है? क्या इंडिया के नेचुरल एनवायरमेंट में इतनी कोल अवेलेबल ही नहीं है कि हम अपनी शॉर्टेजेस को मीट कर पाए? आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में दैट हैज लेड टू दिस कोल शॉर्टेज? टू बी वेरी प्रिसाइज, कोल के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट हम ऑल्टरनेटिव्स में से बहुत कम एक्सट्रैक्शंस करते हैं। कोल के अलावा वी हैव लिग्नाइट, गैस, डीजल, दीज आर सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। और अगर मैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करूं जो कि इंप्लीमेंटेशन में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू योर फॉसिल फ्यूल मैकेनिज्म्स, उनके अंदर आपकी विंड, सोलर, हाइड्रो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटीज जो है वो इंस्टॉल की जाती हैं। हालांकि हमारी कंट्री जो है वो सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन की तरफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिखा रही है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन एक्सप्लोरिंग योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एज कंपेयर टू दैट हमारी ये जो ओल्डर सोर्सेज हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर कोल जो है काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब कोल की स्पेसिफिकली बात करूं तो कोल के कुछ कुछ रीजंस हैं। अगर मैं थर्मल पावर प्लांट्स की बात करूं तो रिसेंटली जो डाटा ऑब्जर्व हुआ है उसमें कहा गया है कि 173 थर्मल प्लांट्स में से 108 प्लांट्स, 173 टोटल थर्मल पावर प्लांट्स है हमारी कंट्री में, उसमें से 108 थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल के जो लेवल्स हैं उसका जो स्टॉक है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो ऑब्जर्व करती है, उन्होंने कहा है कि वो क्रिटिकली लो लेवल पर है। क्रिटिकली लो लेवल का मतलब होता है कि 4 दिन से कम का स्टॉक बचा है यहाँ पे।
लेस देन 4 days। और एक और कैटेगरी होती है इसमें, वन इज क्रिटिकल एंड वन इज सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल इज इन लेस देन 4 days और क्रिटिकल में आता है आपका लेस देन 7 days। यानी कि हमारे जो स्टॉक मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, बट जो हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं दैट इज 15 to 20 days का गोल। अब 15 to 20 days के गोल में ऐसा माना गया है कि अगर हम उनको क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल लेवल्स में डालते हैं, यानी कि हमारे पास कोल की अवेलेबिलिटी जो है वो 4 दिन से कम की अवेलेबिलिटी है या 7 दिन के कम की अवेलेबिलिटी है। इसी के चलते वेरियस इंडस्ट्रीज हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, various working conditions have been compromised, various railway rakes have been increased, जो कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला जो है वो पहुंचाती हैं। बहुत सारी ट्रेन कैंसिलेशंस देखने को मिली हैं। तो ऑल इन ऑल अगर कोयले की कमी आ रही है आपको, तो अल्टीमेटली बाकी जो सेक्टर्स है उससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसा ही कुछ इस सिनेरियो में भी देखने को मिलता है। 70% इलेक्ट्रिसिटी अगर थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो रही है, तो 70% में से आप देखो क्रिटिकली लो लेवल स्टॉक कितना ज्यादा पाइल्ड अप हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस शॉर्टेज का जो सीधा असर है वो ग्लोबल क्राइसिस के कारण भी आता है। ग्लोबल क्राइसिस एज इन इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोल की शॉर्टेज हो रही है या इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइसेस सिंपली इकोनॉमिक फंडामेंटल है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना किसी चीज की एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई, तो डेफिनेटली उस चीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा देखा गया है कि जो आपके कोयले के प्राइसेस है ना वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका पहला रीजन तो आता है आपका रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हमारे जो कोयले के इंपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। अगर मैं 2019-20 का डेटा बताऊं तो हमने 73% कोल जो है वो कंज्यूम की थी, उसके बीच में से 28% जो है हमने इंपोर्ट की थी, यानी कि 28% इस रशिया यूक्रेन वॉर के कारण प्रभावित हो गया। वॉर के कारण सिचुएशन ऐसी आती है कि जो आपकी सप्लाई चेन होती है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। ये वही डिस्ट्रप्शंस का नतीजा है कि हमारी ये जो इंपोर्ट्स हैं ये प्रभावित हो गई हैं उससे। तो अगर मैं देखूं तो 13% जो है 13% के ब्रैकेट से हमारे कोल इंपोर्ट्स जो हैं वो प्रभावित रहे हैं। इफ आई से 42% इंपोर्ट्स एग्जैक्टली हमने इस साल किए हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि 28% में से अगर 42% का ब्रैकेट इतना ज्यादा डिफरेंस दे रहा है तो ये कितना ज्यादा प्रभाव डालेगा। सेकंड चीज ये है कि यूरोप, एशिया, कंट्रीज लाइक लेबनान हु हैव रिसेंटली फेस्ड अ टोटल पावर ब्लैकआउट हैव रिसेंटली अफेक्टेड दीज फिनोमिना एज वेल। यूके में भी काफी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इन यूरोप स्पेशली एनर्जी क्राइसिस हैव बीन विटनेस्ड। चाइना जो कि काफी बड़ा इंपोर्टर है टू डिफरेंट कंट्रीज इन योर एनर्जी मटेरियल, वहां पे भी काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी कंट्रीज का ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली द राइज इन इंटरनेशनल प्राइसेस रिगार्डिंग कोल विल अफेक्ट योर कोल प्राइसेस इन इंडिया। तो ये है कुछ इंटरनेशनल पैरामीटर्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू से समथिंग अबाउट योर कोल शॉर्टेज। सेकेंड चीज आती है राइजिंग डिमांड। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि हमारी डिमांड जो है वो कोयले के प्रति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहला रीजन इस बात का आता है कि राइजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन दर बदर बढ़ती जा रही है। विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश चाइना है एंड सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया की पॉपुलेशन इज ऑन अ राइजिंग फ्रंट। अब अगर हमारी पॉपुलेशन राइज कर रही है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव करने के जो पैरामीटर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। अब अगर वो बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो नीड्स हैं या जो रिसोर्सेज के द्वारा जो हमारी आस्किंग्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। उसी के चलते जो कोल की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजंस कि कोल की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही है। और अगर अभी आपको मैंने इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल बताया, अगर डिमांड किसी चीज की काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई, तो डेफिनेटली उस चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ योर कोल शॉर्टेज इज रिलेटेड टू योर राइजिंग पॉपुलेशन। सेकेंड चीज आती है कोविड इम्पोज्ड लॉकडाउन। 2020 में रिसेंटली हमने कोविड के चलते जो है काफी ज्यादा लॉकडाउन्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए। काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो बंद हो गए आपके कोविड के चलते, और कोविड के कारण आपकी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी आपको काफी सारी शॉर्टेजेस देखने को मिली। काफी सारे यूनिट्स जो हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME के यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए। उनके अंदर जो रॉ मटेरियल एज अ कोल यूज होता था उसकी जो डिमांड थी वो काफी कम हो गई थी। बट जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके बाद ये जो डिमांड है वो एकदम से राइज की है, और ऐसा माना जा रहा है कि आउट ऑफ द टोटल एक्सेसिव डिमांड ये 13% इंक्रीज जो है विटनेस किया जा रहा है। अब ये जो 13% है इस ब्रैकेट को फुलफिल करने के लिए कोल एजेंसीज या कोल इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एवरी अदर मिनिस्ट्री दैट डील्स विद कोल सप्लाइंग, इन्हें टाइम चाहिए। बट डेफिनेटली इस
शॉर्टेज को मीट करने के लिए दे डोंट हैव एन एम्पल बेस। तो इसी के चलते हमारा ये जो लॉकडाउन है दैट हैज रिजल्टेड इन राइजिंग डिमांड्स फॉर कोल। थर्ड रीजन है जो आपकी कोल माइंस है ना, रिसेंट मॉनसून के कारण दीज कोल माइंस हैव फेस्ड फ्लडिंग, दे हैव फेस्ड वाटर लॉगिंग। तो इन कोल माइंस में काम जो है वो रुक चुका है। अब अगर ये काम डिस्टर्ब हो चुका है दैट मीन्स हमारी कोल की प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। अब अगर कोल की प्रोडक्शन ही सफिशिएंट नहीं है तो ये सप्लाई कहां से करेंगे? अब अगर ये सप्लाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो तो है ही है, वो काफी ज्यादा हाई पैरामीटर्स पर है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो डेफिनेटली द प्राइसेस विल इंक्रीज। सो दीज आर अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से आपका जो कोल का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग रेलवे रेक्स की, सेकंड रीजन जो आपके कोल शॉर्टेजेस इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इंक्रीजिंग रेलवे रेक्स। बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कैंसिल की जा रही है। अब इन ट्रेन्स का कैंसिल करने का रीजन क्या है? अगर मैं बात करूं रेलवे रेक्स की, रेलवे रेक्स ये कोयला पहुंचाने वाली गाड़ियां होती हैं, ये बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स को जो है वो कोयला पहुंचाती हैं। इन सभी को कोयला पहुंचाने के लिए इनको चलाना जरूरी है। अब अगर इन्हीं को हम अपॉर्चुनिटी ना दें as compared to we give opportunity to more of passenger trains or any other normal trains, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्रोमाइज होंगी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी जो कमिटमेंट है दैट इज 427 ट्रेन्स विल बी लोडेड विद कोल। रिक्वायरमेंट तो अभी फिलहाल 453 ट्रेन्स की है, बट अब अभी एट प्रेजेंट वी आर जस्ट कमिटिंग टू 427 ट्रेन्स, यानी कि अभी भी हम शॉर्टेजेस पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेलवे रेक्स। तो अगर हम इस पैरामीटर को बढ़ाते हैं तो हमें अपनी पैसेंजर ट्रेन्स को जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल करेंगे यानी कि आप इजी फैसिलिटेशन ऑफ योर पॉपुलेशन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और आधी से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो रेलवेज पर ही डिपेंड करती है। सो दिस इज हाउ योर कोल शॉर्टेजेस हैव इफेक्टेड योर पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट्स। नेक्स्ट चीज आती है आपकी हीट वेव। नॉर्थ इंडिया हैज a blistering heat wave being observed recently। इस हीट वेव के चलते जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। थर्मल पावर प्लांट्स का मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज रिलेटेड टू कोल। अब अगर कोल की शॉर्टेजेस हैं तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसकी भी शॉर्टेज होगी। अब अगर उसकी शॉर्टेज है तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी शॉर्टेजेस आएंगी। पीपल विल फेस ब्लैकआउट्स, पीपल विल फेस पावर कट्स। इसी के चलते जो आपकी हीट वेव है दैट इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंक्रीजिंग पावर कट्स। अगर मैं बताऊं तो पावर डिमांड 13.2% तक बढ़ गई है, यानी कि 135.4 बिलियन किलोवाट आवर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पैरामीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने की कोशिश की जा रही है इन योर रिसेंट फिनोमिना। अब अगर हीट वेव के कारण आपकी कोल शॉर्टेजेस हैं, कोल शॉर्टेजेस के कारण आपके वेरियस इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिली है। थर्मोस्टैट लेवल यानी कि जो हीट वेव के कारण आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर काफी ज्यादा हीट कंटेंट जो है बढ़ गया है। बंदा इन राजस्थान एंड इन वेरियस नॉर्थ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स जो हीट वेव के कारण टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री सेल्सियस के जो है पार जा चुके हैं। ये IMD का डाटा बोलता है। उसी के कारण जो हमारे पावर जो है वो भी उसके कंसेंसस जो है वो भी काफी डाउन जा चुके हैं। ऐसे सिनेरियोज में हमें अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ करना चाहिए, बट अगर हम लाइट स्विच ऑफ कर देंगे हाउ वी विल बी डीलिंग विद द हीट वेव कंडीशंस। तो यही सवाल जो है सभी के मन में जो है वो उठता है, और इसी के चलते हमें कोल शॉर्टेजेस के बारे में कुछ इफेक्टिवली प्लान करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज डिफॉल्टिंग ऑन पावर बिल्स। नाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन डिफॉल्टिंग ऑन पावर बिल्स। ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिला है। हीट वेव के चलते वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बिल्स भी डेफिनेटली दिल बी हाई, बट हाई बिल्स को पे करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। उसके चलते जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या तो वो बिजली के कनेक्शंस काट देते हैं, या फिर जो है कुछ स्टेट्स में इसके ऑपोजिट टेंडेंसीज देखने को मिली है। लाइक इन पंजाब आवर गवर्नमेंट हैज मेड 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री फॉर एवरी हाउस होल्ड। बट क्या पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इन द कमिंग फ्यूचर हाउ विल दे डील with the debt crisis that their power sector will face, that their power agency will face in future। तो इन सभी के चलते यूपी जो है सबसे टॉप मोस्ट स्टेट बन गया है, और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट ड्यू बिल है दैट इज अराउंड 13,000 करोड़, और उसको फॉलो किया है तेलंगाना। तेलंगाना में जो पावर बिल है दैट इज 6737 करोड़
around, and Andhra Pradesh has 4913 crore of power due bill. तो आप देखो ये अमाउंट्स कितनी बड़ी हैं. How will the state governments deal with these shortages? कैसे? इसका सिंपल सा रीजन होता है, या तो ये शेड्यूल पावर कट्स में बिलीव करेंगे. एवरी स्टेट विल बी फेसिंग सम पावर कट्स ड्यू टू कोल शॉर्टेजेस एज वेल एज डिफॉल्टिंग ऑन दीज पेमेंट बिल्स. तो यही सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो हमारी कोल कंट्रोवर्सी है, वो और भी ज्यादा डीपेंड जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में रूट्स अपनी जो है वो बनाती जा रही है. तो वी नीड टू डील विद ऑल दीज पैरामीटर्स, या हमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डिवाइस करने की जरूरत है ताकि हमें ऐसी कंडीशंस को जो है वो फेस ना करना पड़े. With respect to your power sector, Narendra Modi has quoted that the power and energy sectors are the biggest constituents of infrastructure sector. If you ignore them, no development will happen. So we really need to cater to all these power sector requirements in order to deal with all these shortcomings. अब इसी के चलते अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूं तो हमारे यूनियन बजट 2022 और 2023 का जो यूनियन बजट है उसमें ये कहा गया है कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करेंगे, एज वेल एज जो एनर्जी ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. सेकेंडली, इन द सेम बजट 19,500 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है PLI स्कीम को. दिस इज टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स, यानी कि सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव्स को बूस्ट करने के लिए इतना बजट जो है हमारी जो सरकार है उसने एलोकेट किया है. और कई स्कीम्स की बात करूं तो सबसे टॉप मोस्ट स्कीम आती है, दैट इज योर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. इस स्कीम के तहत हम जितने भी लॉसेस सफर करते हैं इन आर पावर सेक्टर उसको रिड्यूस करने की बात की गई है. और यह भी कहा गया है कि सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, इन सब के ऊपर भी काम किया जाना चाहिए. सेकेंड स्कीम जो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम करती है, दैट इज योर सौभाग्य स्कीम. इसका एम है लास्ट माइल कनेक्टिविटी इवन टू योर रूरल एरियाज. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इलेक्ट्रिफिकेशन की फ्लैगशिप स्कीम है विच विल केटर टू द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स इन इंडिया. नेक्स्ट इज पंजाब गवर्नमेंट ने अभी 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है. दीज फ्रीबीज are somewhere helpful, but in the long run Punjab government needs to think that how will they deal with all the debt expenses that will generate from this sector as well, as already the power crisis, the power sector has taken its deepened roots in the state of Punjab. अब इसको कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहली बात है, we need to promote coordination amongst all the stakeholders that are involved in your power sector. पावर सेक्टर में ना बहुत सारा ब्लेम गेम देखने को मिलता है. Ministry of Power, Coal India Limited, the government, every other stakeholder involved keeps on blaming one or the other for all other shortages. So इन सब में coordination develop करने की जरूरत है ताकि हम अपने पावर सेक्टर को जो है और ज्यादा आउटेजेस से जो है, ब्लैकआउट से जो है, इमरजेंसीज से जो है वो बचा पाए. हमें अपनी यूटिलिटीज को इंक्रीज करने की जरूरत है. फिच रेटिंग्स ने कहा है कि हाई इंटरनेशनल कोल प्राइसेस वुड लिमिट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, यानी कि जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं वो हमारी कोल की जो इंपोर्ट्स हैं उसको जरूर लिमिट करेंगे. बट वी डेफिनेटली नीड टू थिंक ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स इंस्टेड ऑफ कोल. अगर हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है कंज्यूम करने की कोशिश जारी रखें और उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए हमारी पोटेंशियलिटीज को एट द बेस्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली वी कैन वर्क आउट अ सोल्यूशन फॉर द पावर शॉर्टेजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस. और मॉनसून के टाइम पे जो हमारी स्टॉक वाटर लॉगिंग के कारण या फ्लडिंग के कारण जो कोल माइंस जो है शॉर्टेजेस फेस करती हैं, उनका भी कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए, उनका भी कुछ ना कुछ वायबल सोल्यूशन वर्कआउट करने की जरूरत है ताकि आने वाले टाइम में वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कोल शॉर्टेजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस. That's a wrap in my today's edition for Power Crisis in India. I hope you liked the content of the video. Thank you so much for connecting with us. Thank you.